हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी के नेक्स्ट सेशन को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। चलिए, सबसे पहले अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है उसका एक सारांश में रिवीजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स मैं आज आपको बताऊंगा। वो सारे टॉपिक्स, वो सारे पॉइंट्स जो वनडे एग्जाम्स में भी आपसे पूछा सकते हैं, साथ में ही 2 मार्क्स में आपसे पूछा सकते हैं, और जो उनका एलोबोरेशन वाला पार्ट होगा, यानी कि जिनमें और ज़्यादा चीज़ें आपको समझनी और समझानी होंगी, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। राइट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट डे पर MPPSC एग्ज़ाम के GS पेपर 1 का जो पार्ट 2 है, यानी इंडियन ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद दोस्तों मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि एक्चुअल में ज्योग्राफिकल फैक्ट्स क्या हैं, ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या हुआ, और हमने ये डिस्कस किया था कि एक्चुअल में जो ज्योग्राफी की शुरुआत होती है और उसके पीछे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स शुरू में आए और अब हम किन कॉन्सेप्ट्स को आधार बना करके अभी के वर्तमान इस सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था दोस्तों कि सबसे पहले जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट आया, यानी धरती को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। उसके बाद दोस्तों हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट आया, यानी ये माना गया कि जो सूर्य है ब्रह्मांड का केंद्र है और सारे ग्रह इंक्लूडिंग अर्थ जो उसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। फिर हमने ये डिस्कस किया दोस्तों कि एक गैलेक्सी है जिसका निर्माण हुआ, उस गैलेक्सी के लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर, यानी गैलेक्सी के सेंटर से लगभग 30,000 लाइट ईयर एगो, जो आप देखेंगे लाइट ईयर डिस्टेंस पर, आपको 30,000 लाइट ईयर डिस्टेंस पर मिलेगा सूर्य। यानी सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में भी नहीं है, सूर्य दोस्तों गैलेक्सी के केंद्र में भी नहीं है, गैलेक्सी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। राइट। और इन्हीं के आधार पर हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पाई थी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे ही आप सिलेबस देखेंगे दोस्तों, तो सिलेबस में सबसे पहले आपको भारत के भौगोलिक ज्ञान के बारे में, मतलब भारत के भौगोलिक मतलब जियोग्राफिकल जो नॉलेज है उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करने की कई बात कही गई है। यानी आर्यभट्ट ने क्या कहा, वराहमिहिर ने क्या कहा, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको अपने प्यारे से देश का थोड़ा सा जनरल फैक्ट बताने वाला हूं, ताकि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक अच्छे से ग्रिपिंग इस सब्जेक्ट में प्राप्त कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम एक बार अपने सिलेबस को देखने के बाद एक बार मैप की एनालिसिस करते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी वह है इंडिया का मैप। जब हम MP की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर यूनिट मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित है, तो जब उसको देखेंगे दोस्तों, तो उसमें भी हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पॉलिटिकल मैप स्टडी करना पड़ेगा, MP का भी। तो आज सबसे पहले हम इंडियन के पॉलिटिकल मैप के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं, और उसके बाद ठीक बाद दोस्तों हम भारत के भूगोल के बाद जैसे ही MP भूगोल में आएंगे, MP की ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो MP के ज्योग्राफी में भी हम MP के पॉलिटिकल मैप को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद दोस्तों उसके फिजिकल फिनोमिना, फिजिकल स्ट्रक्चर, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो भारत के भूगोल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया का जो नया पॉलिटिकल मैप है वो क्या कहता है दोस्तों। तो ये आपके सामने इंडिया का नया पॉलिटिकल मैप है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। आप में से मैक्सिमम लोगों को ये मैप दिख रहा होगा। ठीक है। चलिए, तो ये मैप एक बार हम डिस्कस करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ समझना है कि भारत में वर्तमान में क्या स्थिति है। मतलब अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझें कि इंडिया के पॉलिटिकल मैप को अगर हम डिस्कस करेंगे, तो अभी आपको ये देखना है कि भारत में कितने राज्य हैं, यानी कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूटीज हैं। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो स्टेट की बात करेंगे दोस्तों, यानी कि राज्य। ठीक है। पॉलिटी वाले राज्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पॉलिटी में आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36 में स्टेट की डिफिनीशन बताई गई है, वो अलग है। और यहां पर हम एक पर्टिकुलर स्टेट्स की बात कर रहे हैं। भारत में राज्य हैं। ठीक है। भारत राज्यों का संघ नहीं है, याद रखिएगा, भारत में राज्य हैं। आप अमेरिका के बारे में बात करेंगे तो अमेरिका राज्यों का संघ है, सॉरी, अमेरिका में राज्य हैं, यानी अमेरिका की जो स्थापना हुई है उसका नाम ही है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA। उसमें 50 राज्य हैं। और हाल फिलहाल में दोस्तों आपने US के प्रेसिडेंट, वर्तमान जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, उनके स्टेटमेंट्स को सुना होगा। तो हर बार अनाउंस कर रहे हैं कि अगर कनाडा चाहे तो 51 स्टेट बन जाए USA का, अगर ग्रीनलैंड चाहे तो वो 51 स्टेट बन जाए। मतलब इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं। अब होता क्या है ये हमको भविष्य में देखना होगा, लेकिन वर्तमान में अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। अमेरिका स्टेट से मिलकर बना हुआ है। भारत
का आर्टिकल नंबर 1 पढ़ेंगे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। आप भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 को पढ़ेंगे तो वहां साफ साफ लिखा है भारत राज्यों का एक संघ है। याद रखिएगा, भारत में राज्य होते हैं, भारत को राज्यों ने नहीं बनाया, याद रखना है, ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अमेरिका को राज्यों ने मिलकर के बनाया हुआ है। तो भारत में वर्तमान में देखेंगे तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। याद रखिएगा 28 राज्य हैं टोटल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यूटीज कितनी है दोस्तों, तो यूटीज की संख्या 8 है, ठीक है। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर इसके पहले तो यूटीज 9 हो गई थी, लेकिन आपको याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा भी और आपसे पूछूंगा भी। देखिए हाल फिलहाल में जो डेवलपमेंट हुए हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले, उससे भी पहले दोस्तों आपको मैंने बताया था कि अगर हम पूरे ग्लोब की स्टडी करें, दोस्तों ग्लोब की स्टडी करें तो भारत भूमध्य रेखा के ऊपर है, ठीक है। कुछ ऐसी चतुष्फलकीय यानी ये क्वाड्रिलेटरल टाइप की स्ट्रक्चर इंडिया के देखने को मिलेगी। इंडिया एशिया के दक्षिण में है, ठीक है, याद रखना है, एशिया के दक्षिण में है, याद रखना है, साउथ में, ठीक है। यही कारण दोस्तों कि इंडिया सहित उसके पड़ोसी देशों ने, कौन कौन से देशों ने दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा भी, इंडिया सहित उसके पड़ोसी देशों ने दक्षेस बनाया है दोस्तों, दक्षेस ग्रुपिंग बनाई है। दक्षेस का मतलब क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसे सार्क कहा जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क बनाया दोस्तों। और इसका मुख्यालय अगर आप देखेंगे तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों यानी हेडक्वार्टर, सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू नेपाल में, ठीक है, काठमांडू नेपाल में, याद रखना है। इससे देखिए तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत एक्चुअल में कहां पर है, तो भारत एशिया के, अगर ये रेस्ट पार्ट ऑफ में एशिया का मान लूं तो ये एशिया के, भारत एशिया के किधर है? दक्षिण में है। और भारत सहित उसके पड़ोसी देशों ने मिलकर के एक ग्रुपिंग बनाई है जिसे सार्क कहा जाता है। इसकी मीटिंग भी होती है जिसे सार्क समिट कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसे हिंदी में दक्षेस कहा जाता है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल है और भारत इसका सबसे अहम आप किरदार समझ लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा देश दक्षेस का अगर कोई है तो उसका नाम है इंडिया, यानी भारत, इंडिया दैट इज भारत, याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले इसी से समझ लेते हैं। आपसे कभी पेपर में मान लीजिए प्रश्न ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। एक क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूं और साथ में भारत के पड़ोसियों के बारे में भी चर्चा करता हूं। मैं जस्ट आज आपको ये पॉलिटिकल मैप के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं, ठीक है, ताकि आप एक बार यूज्ड हो जाएं व्हाट इज एक्चुअल पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, कब कितने क्वेश्चन इससे पूछे सकते हैं, ये थोड़ा सा हम देख रहे हैं आज, ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि सार्क में भारत का कौन सा पड़ोसी शामिल नहीं होता, क्वेश्चन मेरा यह है, तो सबसे पहले मैं भारत के पड़ोसियों के बारे में बताता हूं, फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, तो आपको यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। देखिए तो सबसे पहले यहां देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से देश एक्चुअल में भारत के पड़ोस में है और भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान, भारत से अलग होकर के, ठीक है, पाकिस्तान बना। आप सभी को पता है कि 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान का निर्माण होता है, 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ये सब कुछ हुआ था, आप सभी को पता होगा। भारत की आजादी का दिनांक 15 अगस्त है। दैट वाज डॉक्यूमेंटेड ऑन द व्हाट, डॉक्यूमेंटेड विच वाज रिलीज बाय द ब्रिटिशर्स ओनली। अंग्रेजों के द्वारा जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था उसी में ये डेट मेंशन थी कि 15 अगस्त के पहले भारत को आजादी मिल जाएगी, इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी मिलती है या पाकिस्तान के निर्माण की तारीख तय हो जाती है। आपको 14 अगस्त से एक क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान अभी वर्तमान में बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है। इसका जो बलूच वाला क्षेत्र है दोस्तों, जिसे बलूचिस्तान कहते हैं, ठीक है, उसके मिलने की भी कहानी थोड़ी अलग थी। मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा इसके ऊपर जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बलूचिस्तान के बारे में होगी और क्यों वहां पर विद्रोह हो रहा है इसके बारे में भी समझेंगे। तो बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान की जो बलूच लिबरेशन आर्मी BLA जिसे कहा जा रहा है, उसने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है और वो चाह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी मिल जाए। ये सब चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। लेकिन आपको एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि 14 अगस्त को भारत सरकार ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।
14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं दोस्तों आपको आंसर बता रहा हूं, इसका नाम है विभाजन विभीषिका दिवस। याद रखिएगा, इसका हिंदी में नहीं नाम ही याद रखिए आप सभी लोग, इसका नाम है विभाजन विभीषिका दिवस। 14 अगस्त को हर साल मनाया जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जब विभाजन हुआ था तो उसकी विभीषिका बड़ी बड़ी दयनीय थी दोस्तों। बहुत सारे मौतें हुई थी, बहुत मार काट हुई थी, बहुत कुछ हुआ था दोस्तों। तो इससे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो 14 अगस्त आपको ऐसे याद रखना है। और हमने अपने सबसे पहले पड़ोसी के बारे में डिस्कस कर लिया, इसका नाम है पाकिस्तान। चलिए, ये जो बॉर्डर आपको यहां देखने को मिल रहा है, ये दोस्तों इसे LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, याद रखना है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से समझिए। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये पाकिस्तान के कब्जे में चला जा चुका है, यानी इसको अभी पाकिस्तान मॉनिटर कर रहा है। भारत का जब 32,87,263 एरिया बोलते हैं तो उसमें दोस्तों ये पर्टिकुलर एरिया इंक्लूडेड है। याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। इसे POK कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। याद रखिएगा, वो इसे आजाद कश्मीर कहते हैं और हम इसे कहते हैं दोस्तों पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो कुछ भी कहते रहे, ये हमारा एरिया है और जल्द ही हमें वापस मिलेगा। ठीक है, याद रखना है, POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर दिमाग में रखना है। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है दोस्तों, यहां पर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LOC है। आपको याद रखना है कि जब सेरिल रेडक्लिफ नाम के एक व्यक्ति थे, भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण होना था कि भारत किसे कहेंगे, पाकिस्तान किसे कहेंगे, ये तय होना था। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर को बुलाया जाता है, वो उससे पहले भारत कभी नहीं आए, उसके बाद भी वो कभी भारत नहीं आए। उन्होंने एरियल सर्वे किया और दोस्तों यहां से 2 लाइन खींच दी गई थी। आपको पता होगा कि यहां से एक लाइन खींची गई थी और एक लाइन ऐसे खींच दी गई थी। यही दोस्तों जो आज आप बांग्लादेश देख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में ये जो सेपरेशन लाइन है ये किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसे भी रेड क्लिफ कहा जाता है। याद रखिएगा, ये रेड क्लिफ ही है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको पता है 1971 के पहले यही बांग्लादेश ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। जब बांग्लादेश में इस पूरे पाकिस्तान, मतलब ये जो बांग्लादेश वाला पाकिस्तान था और ये पाकिस्तान, इन दोनों पार्ट्स में स्वतंत्र इलेक्शन दोस्तों 1970s के आसपास होते हैं। स्वतंत्र इलेक्शन मतलब इसके पहले जितनी सरकारें थी वो सब बायस्ड थी, सब मिलीजुली सरकारें थी, सेना आधिपत्य था। 1971 में पहली बार वहां पर 1971 में पहली बार वहां पर इलेक्शन होता है, कहते हैं उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के इधर के व्यक्ति जीत जाते हैं और तय हो जाता है कि अब बांग्लादेश, मतलब ये जो बांग्लादेश बना यानी ईस्टर्न पाकिस्तान ही चलाएगा वेस्टर्न पाकिस्तान को भी। ये बात एक्सेप्ट नहीं होती वेस्टर्न पाकिस्तान के उस तरह के जो रसूखदार नेता थे। और उसके बाद दोस्तों लिबरेशन होता है, बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। इंदिरा गांधी जी सपोर्ट करती हैं, इंदिरा गांधी जी के सपोर्ट से, भारत सरकार के सपोर्ट से मुक्ति वाहिनी बनाई जाती है। मुक्ति वाहिनी वो सेना बनती है दोस्तों, मुक्ति वाहिनी जिसने बांग्लादेश के आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। मुक्ति वाहिनी का सपोर्ट इंडियन आर्मी ने किया और इंडियन आर्मी ने सपोर्ट करके बांग्लादेश को फतह करवा दिया। यही बांग्लादेश, मतलब वही ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि अभी भी भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ ही कहते हैं, क्योंकि यही बांग्लादेश पहले ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। प्लीज कीप इन माइंड, दिमाग में रखिएगा। तो पहली चीज तो मैंने आपको इसके बारे में बता दी। और दोस्तों ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो यहां आपको याद रखना है बेटा, उसको याद समझिएगा। यहां पर हमारे एक बहुत ऊंची पीक है दोस्तों, ये यहां पर एक पीक है हमारी। इस पीक को आपको याद रखना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी यहां पर आपको देखने को मिलेगी, जिसे आप कहते हैं K2। ठीक है, गाडविन ऑस्टिन K2, 8,611 मीटर। ये दोस्तों POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन K2, यानी K2 को याद रखना है आपको। ये 8,611 मीटर, ये यहीं पर है POK में। ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना है, ये POK में ही है। प्लीज कीप इन माइंड, यहां पर है ये गाडविन ऑस्टिन K2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको और समझाता हूं यहाँ पे। अब हम लोग अगले पड़ोसी के पास चलते हैं।
ये पड़ोसी है चीन, ठीक है, वही चीन जिसने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है। पता नहीं क्या क्या ये नए नए वायरस को ये देश अपने आप अपने अंदर अलग अलग तरीकों से डेवलप कर लेता है। कैसे करता है सब कुछ नहीं पता मुझे, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो चीन के बारे में स्टडी बन चुकी हैं, और क्योंकि उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी है पूरी दुनिया में, इसलिए चीजें दब भी जाती हैं, परंतु जो बात सत्य है वो कहीं ना कहीं उभर के सामने तो जरूर आती है। तो याद रखना है। तो ये दोस्तों, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर एरिया यहां पर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान ने, ये पर्टिकुलर एरिया दोस्तों, ये पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया है। और ये एरिया 1962 में चीन ने ऑक्यूपाई कर लिया भारत से। 1962 का जो हमारा इंडो चाइना वार हुआ था उसमें। तो अब आप यहां देखेंगे कि ये पर्टिकुलर एरिया हमारे पास अभी नहीं है, ये पर्टिकुलर एरिया चीन को बेच दिया पाकिस्तान ने, और ये पर्टिकुलर एरिया चीन द्वारा ऑक्यूपाई। अभी आपने फिंगर 4 फिंगर 6 वाली घटना देखी होगी। हालांकि इस पॉइंट पर अब दोनों सरकारें, दोनों सेनाएं आपस में पीछे जा चुकी हैं। यहां पर जो एग्रीमेंट दोस्तों है वो ऐसा है कि ये आपस में जो सेनाएं होंगी वो आपस में आर्म्स से युद्ध नहीं करेंगी, यानी कि हथियारों से युद्ध नहीं करेंगी। और आपने इसलिए वो देखा होगा, अगर आपको यहाँ पर गलवान वैली की पूरी घटना याद हो, गलवान वैली की घटना याद हो, ये मतलब यहाँ पर भी झड़प हो चुकी और ये भूटान वाले क्षेत्र में भी झड़प हो चुकी। तो उस झड़प में आपने देखा होगा कि ये जो दोनों सैनिक लड़ रहे थे वो एक दूसरे को बिना हथियार के लड़ रहे थे। वहां से पत्थर फेंके जा रहे थे, तो यहाँ से भी पत्थर फेंके जा रहे थे, क्योंकि इन दोनों के पास आर्म्स नहीं है। ये कुछ ऐसे बॉर्डर हैं, ठीक है। ये आपस में डील हुई है। अब ये कितना हद तक, कितने समय तक चल सकती है, यहाँ पर शांति बहाल रहती है या यहाँ पर आगे चल के आपको बहुत बड़े पैमाने पर विध्वंस देखने को मिल सकता है, क्या होता है भविष्य बताएगा। लेकिन ये चीजें एक्चुअल में, ये पर्टिकुलर एरिया सेंसिटिव बने हैं। सेंसिटिव बनने का सबसे बड़ा कारण और बलूचिस्तान के विरोध का सबसे बड़ा कारण मैं अब आपको समझाने वाला हूं। बहुत ध्यान समझिएगा कि आखिर बलूचिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का ये जो बलूच वाला एरिया है, ठीक है, बलूचिस्तान के लोग आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान से अलग होने की बात क्यों कर रहे हैं, और उनके विरोध का सबसे बड़ा कारण क्या है। प्लीज कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर ध्यान सुनिएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर एक्चुअल में ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं, ये जो चीन का एरिया देख रहे हैं, यहां पर चीन का एक पर्टिकुलर प्रांत पड़ता है, एक स्टेट पड़ता है, इसका नाम है सिंजियांग, ठीक है, सिंजियांग प्रांत पड़ता है। सिंजियांग नाम से एक पर्टिकुलर स्टेट पड़ता है। चीन ने एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया पाकिस्तान के साथ में। उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का नाम क्या था? सीपेक। व्हाट डू यू मीन बाय द सीपेक? सीपेक का मतलब सुन लीजिए पहले। सीपेक का मतलब है चाइना, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी कहा गया है इसे, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूं इसको, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसे बहुत ध्यान समझिए। मैं कुछ चीजें इरेज करता हूं ताकि यहां पर आपको हौच पौच न लगे और यहां आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि आखिर बलूचिस्तान विरोध क्यों कर रहा है, क्या कारण है इसका। चलिए तो देखिए, फिर से एक बार समझते हैं इसको। मैंने जो कहा कि यहां पर ये जो बलूचिस्तान का एरिया है, ये जो बलूच लोग हैं, ये आखिर में विरोध क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां से इस पर्टिकुलर लोकेशन से ये चीन का सिंजियांग प्रांत है, सिंजियांग प्रांत, सिंजियांग रीजन है। यहां से चीन जो है वो पाकिस्तान के इस पर्टिकुलर एरिया से होते हुए एक रोड बना रहा है। इस रोड का नाम है OROB, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव ऑफ चाइना, OROB ऑफ चाइना, विच इज द पार्ट ऑफ सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। प्लीज कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं। आखिर भारत के साथ चीन की झड़प क्यों हुई, आखिर भारत ने इसका विरोध क्यों किया, अब बलूच लोग क्यों चीन का विरोध कर रहे हैं। उनका पाकिस्तान से ज्यादा विरोध इस बात से है कि चीनियों को भगाइए यहां से। तो बहुत ध्यान समझिए, पूरी कॉन्स्पिरेसी, पूरी कहानी आपको समझ में आएगी।
मैंने बताया कि ये जो पूरा लोकेशन है इसे कहा जाता है अक्साई चीन। ये अक्साई चीन का इलाका है जो चीन ने 1962 के पास अपने पास रख लिया है। ये हो गया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये पर्टिकुलर लोकेशन भेज दिया पाकिस्तान ने किसको? चीन को। ये चीन का सिंजियांग रीजन, जहां से चीन बना रहा है एक रोड, बना क्या रहा है, बनी चुकी है। और बस रोड नहीं बन रही, यहां से बहने वाली नदियों पर बहुत सारे डैम बन रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि चीन ये जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ईरान, इराक होते हुए सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है, वहां पर अपनी रीच बनाना चाहता है। और उसके लिए ये इतना घूम के आने से बेहतर है कि वो यहां चला जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, बलूचिस्तान में एक पर्टिकुलर लोकेशन है, अरेबियन सी के पास आप आएंगे तो यहां पर एक ग्वादर पोर्ट पड़ता है। पाकिस्तान ने वो पोर्ट रन करने के लिए दे दिया है चीन को। ये दूसरा सबसे बड़ा विरोध है बलूच लोगों का इसके रिस्पेक्ट में, कि आप चीन को इतना एक्सेस क्यों दे रहे हो। और बलूचिस्तान ने जितना बड़ा विरोध करना था उसका उदाहरण आपने अभी देख लिया। एक पूरी ट्रेन हाईजैक की गई जिसमें बहुत सारे पाकिस्तान की आर्मी के सोल्जर्स थे, उनको उन्होंने मारा भी और सिविलियंस को कुछ छोड़ा भी, बहुत कुछ हुआ, डिटेल्स अभी आना बाकी है, परंतु विरोध हो रहा है। अब वो विरोध दोस्तों वर्ल्ड वाइड हो चुका है, क्योंकि ये विरोध बहुत लंबे समय से हो रहा है। बलूच लोगों का ऐसा कहना था कि वो कभी पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, परंतु ये कैसे हो गया, ये एक देखने वाली इंटरेस्टिंग बात है। और उनका विरोध उसी वक्त से है, दे वांट अ सेपरेट बलूचिस्तान। ठीक, तो आपको याद रखना है कि बहुत सारे देश आगे आपको देखने को मिल सकते हैं। भारत की धमक होगी तो हो सकता है ये सब पूरा रीजन भारत का हो। अब कितना सक्सेस इसमें होगी ये हमें आगे देखने को समझ में आएगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको बताया कि चीन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस पूरे रीजन में। चीन वो देश हो चुका है दोस्तों जिसके पास बहुत पैसे हैं, और वो हर देश की सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है। किसी भी देश के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? उसके स्वतंत्र होने से भी ऊपर क्या है दोस्तों? सॉवरेनिटी। अगर देश स्वतंत्र है परंतु अपने निर्णय नहीं ले पा रहा है खुद से, तो उस देश की आजादी का कोई मतलब नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ नेशन विच विल बी डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन, उसके लिए सॉवरेनिटी इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सार्वभौमता सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखना है आपको। मतलब हम अपने निर्णय के लिए अधिकार हो और हमारे निर्णय हमारे द्वारा लिए जाएं, हमारे निर्णय जो है वो किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो आपको याद रखना ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये चीन के द्वारा इन्फ्लुएंस है, और चीन यहां से एक रोड बना रहा है विच इज नोन एज OROB, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव ऑफ चाइना, एंड विच इज द पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन ने तो भारत को भी बोला था कि आप बीच में जुड़ जाइए, कहां लगे हैं। भारत ने बोला कि आप पहली फुर्सत में बाहर निकलिए वहां से पहले, तो क्योंकि ये पूरा लोकेशन किसके पास है? ये है किसका? ये पूरा लोकेशन ये है इंडिया का। और आपने हमसे कुछ नहीं पूछा और चीन से पाकिस्तान के साथ जुड़ करके ये सब कुछ करने लगे। भारत का चीन से वर्तमान में जितना बड़ा विरोध है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है जो आपको यहां समझना होगा। बाकी चीजें तो हैं, व्यापार है, हमारे व्यापार पे इन्फ्लुएंस है, वो तो पूरे वर्ल्ड वाइड है, पर व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। भारत की सार्वभौमिकता पर यह सबसे बड़ा प्रहार है कि आपने हमसे बात नहीं किया, आपने बात किससे किया? पाकिस्तान है, जिसने हमारे लैंड को खुद ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ठीक है, तो प्लीज कीप इन माइंड, इसको दिमाग में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां समझते हैं, ये हमारे चीन के बारे में हो गया। तो पहला पड़ोसी हो गया पाकिस्तान। ठीक है, कांटों के ताज है भारत के चारों तरफ। देखिए ये पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया दोस्तों ये चीन। ठीक है, तीसरा हमारा पड़ोसी हो गया नेपाल। राइट, इसके साथ भी एक बहुत बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले थे। आपने एक रेजिमेंट का नाम सुना होगा, गोरखा रेजिमेंट। उसमें हमारे सबसे प्यारे पड़ोसी नेपाल के हमारे भाई बहन होते हैं, और इस रेजिमेंट में वो भारत देश की सेवा करते हैं। तो गोरखा रेजिमेंट को याद रखिएगा। यहाँ पर है दोस्तों ये सिक्किम, और सिक्किम में ही, सिक्किम बहुत खूबसूरत जगह है दोस्तों, सिक्किम में ही भारत का हिमालय पर स्थित सबसे ऊंचा पीक आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है माउंट कंचनजंगा।
माउंट कंचनजंगा। कमेंट करके इसका हाइट जल्दी से बता दीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पड़ोसी देश हो गया। चौथा पड़ोसी हो गया हमारा भूटान, सबसे प्यारा पड़ोसी भूटान दोस्तों, जो कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन चुकी है। लेकिन भूटान के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अभी आज से लगभग 2 साल पहले तक भूटान जाने पर किसी भी प्रकार की कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं थी। आप इंडिया का वोटर आईडी कार्ड दिखा करके वहां पर पास बना करके एक्सेस जा सकते थे। परंतु अब आप भूटान जाएंगे तो आपको वहां पर चार्जेस लगेंगे। आप चार्ज पता कर सकते हैं, मेरे हिसाब से 1000 या 1500 रुपए के हिसाब से पर डे का चार्ज पर हेड लगने लगा है। कारण जो बताया गया दोस्तों भूटान में कि यहाँ पे जो लोग जा रहे थे वो वहां पर भूटान में वहां पर स्मोकिंग करना मना है, सिगरेट पीना मना है। मतलब आप कुल मिला के किसी भी तरह से कोई चीज बर्न करें या कचरे फेंके, तो वो शिकायत थी भूटान को भारत के लोगों से। और उसका उन्होंने जो तरीका निकाला वो कि आपको अब पैसे देने होंगे भूटान घूमने के लिए। भूटान हिमालय के तलहटी पर बसा बड़ा खूबसूरत देश है और भूटान हमारा सबसे अहम पड़ोसी है। देखिए दोस्तों, जो देश किसी दो देशों के बीच होते हैं उनका पॉलिटिकली और हमारा कूटनीति की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे ये बफर कंट्री है, बफर कंट्री है। चीन और भारत के बीच में जो बफर कंट्री पहली आपको देखने को मिल रही है वो है नेपाल। सिमिलरली भूटान भी एक बफर कंट्री है जो चीन और भारत के बीच में देखने को मिलेगी। भूटान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि दोस्तों कि चीन तो हमेशा दांत गड़ाए बैठा हुआ है, इस अरुणाचल प्रदेश को भी अपना भाग मानता है। अब भूटान के नीचे आप देखेंगे तो ये दोस्तों चिकन नेक्स कॉरिडोर, मतलब ये मुश्किल से 36 किलोमीटर का एरिया है जो इस पूरे 7 सिस्टर को जोड़ता है। मैं भी आपको 7 सिस्टर समझाऊंगा अभी कि 7 सिस्टर क्या है। पहले हम इनको देख लें, भारत के समस्त पड़ोसियों को देख लें, उसके बाद मैं आपको राज्यों के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं आज। तो ये चिकन नेक कॉरिडोर है और बहुत छोटा सा एरिया है। आप इसको अगर जूम करके मैं दिखाऊं तो ये बहुत छोटा सा एरिया है जहां से ये कनेक्ट होता है पूरा सब कुछ। ये देखिए, ये बहुत छोटा सा एरिया है दोस्तों। अब ये अगर किसी कारणवश धोखे से अगर ये जो पूरा एरिया है ये अगर हमसे अलग हो गया तो हमारा ये जो पूरा 7 सिस्टर है ये अलग हो जाएगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले कौन कर रहा है यहां पर? ये भूटान। भूटान बहुत अहम है, हमारे अहम किरदार में है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऊपर है चीन और नीचे है हमारा पूरा देश, और अगेन यहां पर नीचे एक कंट्री है जिसका नाम है बांग्लादेश। और अभी आप देख रहे होंगे बांग्लादेश में कितनी उथल पुथल है, मतलब भारत के चारों तरफ आप देखेंगे तो आग लगी हुई है और उसके बीच भी हमारा देश उम्मीद की रोशनी बनाए हुए जो आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे बड़े प्रिंसिपल्स दिखा रहा है पूरी दुनिया को, वो हमारा प्यारा देश बना हुआ है इन सब चीजों पर। तो ऐसी बात नहीं है, कांटों का ताज है शासन चलाना और इन सब चीजों को मैनेज करना। ठीक है, भारत सरकार के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं वर्तमान में। ठीक है, तो ये भूटान आपने देखा हमारा अगला पड़ोसी। तो एक बार फिर से देखते हैं इन सारे पड़ोसियों के बारे में अच्छे से। सबसे पहले मैंने बात की पाकिस्तान के बारे में, दूसरा हो गया चीन, तीसरा हो गया नेपाल, चौथा हो गया भूटान, पांचवा हो गया बांग्लादेश। ठीक है, और अब यहां पर एक चीज और थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मैंने यहां पर मिस किया हुआ है। एक्चुअल में इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं यहां पर 2 चीजें आपको एक साथ हमेशा बताता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ज्यादा जो सीमा किस देश के साथ लगती है, तो उसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आई थिंक 4096, आई थिंक ऐसा कुछ है, एक बार देख लीजिएगा। 4000 किलोमीटर के आसपास हम टच होते हैं किससे? बांग्लादेश। तो सर्वाधिक सीमा किससे टच होती है हमारी? बांग्लादेश से। और 106 किलोमीटर का ये जो पर्टिकुलर लोकेशन आपको देखने को मिले, ये अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर बॉर्डर टच होता है अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान से सबसे कम किससे है? अफगानिस्तान से, और सबसे ज्यादा किससे है? बांग्लादेश। ठीक, याद रखना है। पाकिस्तान से हमारा जो एरिया है वो आई थिंक 33 समथिंग है, 3000 के आसपास है, एक बार चेक कर लीजिएगा। राइट, पाकिस्तान से इतना नहीं है, पाकिस्तान से हमारा नहीं है। सबसे ज्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश से। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है
वो ये है कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये है त्रिपुरा। ये देखिए, ये साइड देखिए, ये साइड देखिए और ये साइड देखिए, तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश। ठीक है, राइट। इसको याद रखिएगा, ये फैक्ट याद रखिए आप, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां से अगला पड़ोसी हमने देखा, तो ये हमारे हो गए, पहला यहां ले लीजिए आप अफगानिस्तान, दूसरा लीजिए पाकिस्तान, तीसरा हो गया चीन, चौथा हो गया नेपाल, पांचवा हो गया भूटान, छठवां हो गया बांग्लादेश, सातवां हो गया म्यांमार। ठीक है, ये आप याद रखना है। एक बार इनको थोड़ा छोटा करके देखिए, क्योंकि यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझानी है मुझे। चलिए, क्वेश्चन ये था, जिस क्वेश्चन का उत्तर हमें दिया था कि सार्क में एक्चुअल में कौन सा देश शामिल नहीं है ना। तो हमारा क्वेश्चन ये था। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये अफगानिस्तान उसमें शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, चीन शामिल नहीं है, नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, म्यांमार शामिल नहीं है, श्रीलंका शामिल है। ठीक है, और यहां पर एक द्वीप और पड़ता है, यहां पे एक देश और है, इसका नाम है मालदीव। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जिससे होकर ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर गुजरती है। ठीक है, भारत से तो नहीं गुजरती, भारत तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, याद रखिएगा। भारत से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, इक्वेटर गुजरती नहीं, याद रखिएगा। इसको जरूर दिमाग में रखिए अपने। ठीक है, भारत से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, राइट। इक्वेटर नहीं गुजरती, मालदीव से होकर इक्वेटर गुजरती है, याद रखिएगा। 0 डिग्री इक्वेटर। तो भारत का वो कौन सा पड़ोसी देश है? उसका नाम है मालदीव, जिससे होकर क्या कौन सी रेखा गुजरती है? इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा मालदीव से गुजरती है। भारत का एकमात्र पड़ोसी देश है जिससे होकर गुजरती है। ठीक, अब अगला देखिए, तो ये जो 6 नंबर मैंने लिखा और 7वां नंबर हो गया मालदीव। ठीक, फिर से देखिए, मैंने आपको समझाया कि जो सार्क देश है वो, उसका फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसके भारत सहित 7 सदस्य देश और हैं। भारत को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे टोटल, है ना। तो एक तो इंडिया हो गया, उसके बाद अब इंडिया को इंक्लूड कर ले लिए, लास्ट में कर लीजिएगा। पहला हो गया हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान, सार्क का देश, सार्क का सदस्य है। पाकिस्तान सार्क का सदस्य है। नेपाल सार्क का सदस्य है। भूटान सार्क का सदस्य है। फिर उसके बाद बांग्लादेश सार्क का सदस्य है। श्रीलंका सार्क का सदस्य है और मालदीव सार्क का सदस्य है। कौन सदस्य नहीं है? तो आपको याद रखना है, चीन सार्क का सदस्य नहीं है परंतु भारत का पड़ोसी है। फिर म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है परंतु भारत का पड़ोसी है। तो अब मुझे बताइए, भारत के कुल कितने पड़ोसी हुए? 7 और 2 9। उनमें से 2 कौन नहीं है सार्क के सदस्य? चाइना और भूटान, सॉरी चाइना और म्यांमार। चाइना और म्यांमार सार्क के सदस्य नहीं है। इसका मतलब क्यों? क्योंकि म्यांमार साउथ में नहीं आता एशिया के, और चीन भी एशिया के साउथ में नहीं आता। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? चीन सेंट्रल एशिया के या नदर्न एशिया के पार्ट मान लीजिए, आधा चीन। तो चीन एक्चुअल में साउथ एशिया में नहीं आता, प्लीज कीप इन माइंड। और म्यांमार को भी हम साउथ एशिया में इंक्लूड नहीं करते। तो इसलिए जो सार्क है उसमें म्यांमार भी शामिल नहीं है और चीन भी शामिल नहीं है। बाकी भारत के सारे पड़ोसी शामिल हैं। तो भारत के कुल कितने पड़ोसी हो गए? 9। इनमें से 7 कौन हो गए? लैंड बॉर्डर टच करने वाले, और 2 कौन हो गए? द्वीप यानी आइलैंड वाले। कौन कौन से? श्रीलंका और एक मालदीव। इन दोनों में कौन कौन है?
तो एक श्रीलंका हो गया और एक कौन सा हो गया, मालदीव। ठीक, ये कहानी हो गई भारत के पड़ोसियों की। इज दैट क्लियर? यहां तक सब कुछ क्लियर है? क्लियर है मैम? चलिए ओके। तो अब इसके बाद अब अगला चीज हम जो समझते हैं वो भारत के स्टेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां तक आप लोग अपने नोट्स को अच्छे से बनाते चलिएगा और मैंने जो जो चीजें समझाई हैं उसको देखिएगा ध्यान से। अब हम थोड़ा सा जूम करके चल रहे हैं और यहां समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों को। सबसे पहला मेरा जो फोकस पॉइंट है वो यहां पर हम पहुंच रहे हैं लद्दाख में। ये लद्दाख कहें दोस्तों, लद्दाख क्या है? तो लद्दाख एक्चुअल में जो लद्दाख की लोकेशन है वो एक डेजर्ट है, यानी कि ये एक ठंडा मरुस्थल है। क्या है? ठंडा मरुस्थल। अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लद्दाख के बारे में कि ये सिंधु नदी जो आप यहां से देखते हैं, सिंधु नदी यहां से निकलती है और कुछ ऐसे जाती है, तो सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र है ना। अगर पहले के मैप में देखेंगे तो सिंधु जम्मू कश्मीर से मुख्य रूप से बहती थी, परंतु अब उसका मैक्सिमम प्रवाह आपको कहां देखने को मिलेगा? समस्त प्रवाह एक्चुअल में लद्दाख में। तो सिंधु का प्रवाह क्षेत्र, क्या प्रवाह क्षेत्र, मतलब सिंधु नदी, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु नदी मुख्य रूप से भारत के किस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी से गुजरती है? वो कौन सा है? लद्दाख। अच्छा, लद्दाख आपके लिए प्रश्न है, मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा, लद्दाख यूटी कब बना, यूनियन टेरिटरी कब बना? तारीख थी 31 अक्टूबर। मुझे ईयर बताइए, ऑप्शन देता हूं 2018, 2019, 2020 या 2021। गिव मी द आंसर। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के दिन ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, अगर मैं सही हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा। अब आप यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, ये पर्टिकुलर लोकेशन देखेंगे तो ये है आपका पूरा लद्दाख का क्षेत्र। यानी अगर मैं आपसे क्वेश्चन आपसे पूछूं कि जो पीओके है और ये जो अक्साई चिन्ह है ये एक्चुअल में किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी लद्दाख के अंतर्गत आता है। यानी अगर मैं कहूं कि भारत की किस पर्टिकुलर लोकेशन से चीन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के सारी गतिविधियों को कर रहा है, तो उसका आंसर भी क्या है? लद्दाख। लद्दाख एक यूटी बन चुकी है और यूटी में यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। अगला आपसे प्रश्न है कि बताइए लद्दाख का एलजी वर्तमान में कौन है और पहले एलजी का नाम बताइए। गिव मी द आंसर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो सबसे ज्यादा उथल पथल, क्योंकि लद्दाख ये पूरा रीजन बड़ा दुर्गम है, ठंडा मरुस्थल है, मैंने आपको समझाया मरुस्थल किसे कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बड़ा दुर्गम स्थल है, यहाँ पे बहुत सारा चीज नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिएगा, यहां पर आप आगे जाएंगे थोड़ा सा आगे, तो यहां पर दोस्तों एक रीजन पड़ता है जिसे कहते हैं सियाचिन। सियाचिन, और सियाचिन दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है। ठीक है, हाईएस्ट फाइटिंग बैटल ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कौन है? सियाचिन। बड़ा दुर्गम इलाका है दोस्तों, यहां पर जो हमारे जवान ड्यूटी करते हैं वो बड़े क्रूशियल कंडीशन में ड्यूटी करते हैं, फिर भी भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए यहां पर हमारे देश की रक्षा करते हैं सजग प्रहरी के रूप में। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र आपको कहां मिलेगा? सियाचिन, वो भी इसी रीजन में मिलेगा। ठीक है, आगे चीजें मैं आपको जब मैं ट्रांस हिमालय पढ़ाऊंगा तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी समझाऊंगा। अभी मैं पॉलिटिकल कुछ चीजें आपको समझा रहा हूं जो एक्चुअल में फैक्ट भी है। ठीक, अगला जाए दोस्तों जम्मू कश्मीर, तो मैंने आपको समझाया जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो इतना बचा हुआ और हाल ही में इसमें परिसीमन हुआ है। परिसीमन हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 82 आई थिंक 82 पढ़ेंगे तो वहां पे परिसीमन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जो पूरे भारत में 2026 के बाद होने वाला है। 2026 के बाद जो जनगणना होगी उस जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन होगा। परिसीमन का सरल भाषा में समझिए, परिसीमन को बनाने या परिसीमन करने की जो अनुमति देता है वो अनुच्छेद नंबर 82 है, आई थिंक 82 देता है, और इसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। और परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो एक्चुअल में निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष ही परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनता है।
और ये अगला टास्क किसे मिलेगा हमको देखने को समझ में आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो परिसीमन हुआ, मुझे आप कमेंट करके आंसर बताइए कि कितनी सीटें एक्चुअल में परिसीमन के बाद यहां पर तय की गई हैं। यानी जम्मू कश्मीर में अब कितनी सीटें हो गई, क्या उन सीटों में पीओके के लिए भी सीट रखी गई हैं, और अगर रखी गई हैं तो पीओके के लिए एक्चुअल में कितनी सीटें हैं, इसे याद करके मुझे आंसर बताइए। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो सीटें हैं वो इस परिसीमन, लद्दाख का भी परिसीमन हुआ, जम्मू कश्मीर का परिसीमन हुआ, तो इस क्षेत्र में कितनी सीटें, पीओके के रीजन की कितनी सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हो गई हैं, जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी की क्या स्थिति है, वी विल डिस्कस। ये आपको याद रखना है। अगला हमारा प्यारा जो राज्य आता है दोस्तों, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है शिमला, याद रखना है। उसके बाद दोस्तों ये है देवभूमि उत्तराखंड। तो ये सब चीजें हैं, जब मैं राज्यों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको और भी समझ में आएंगी। जब हम राज्य के बारे चीजों डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ नया हुआ है, पहले वहां हम देख लेते हैं। तो ये आपने यूटी देख लिया, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वर्तमान में 2 यूटीज है। तो ये भी यूटी है, जम्मू कश्मीर भी यूटी है और लद्दाख भी यूटी है। लद्दाख में विधानसभा नहीं है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाल ही में इलेक्शन हुआ और उमर अब्दुल्ला यहाँ के सीएम तय हुए। ठीक है, यहाँ के लोगों ने। अब यहाँ पे जो अगला पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को आपस में जोड़ करके यूटी बना दिया गया है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि ये कब हुआ। ठीक है, ये मर्जर कब हुआ, जम्मू कश्मीर और दादरा नगर हवेली को जम्मू कश्मीर बोला हूं, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को आपस में मर्ज करके यूटी कब बनाया गया। और शायद यहाँ के दोस्तों जो वर्तमान में यहाँ के जो, अच्छा यहाँ पे प्रशासक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रशासक है, जहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है तो यहाँ पर प्रशासक को जिम्मेदारी दी गई। ये इनका अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार करती है। और शायद यहाँ के वर्तमान में जो प्रशासक हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ मुझे कमेंट करके बताइएगा, यहाँ के जो प्रशासक है उनका नाम है प्रफुल्ल कोया पटेल। ठीक है, प्रफुल्ल कोया पटेल। तो ये 2 यूटी तो आपको यहाँ मिल गई, तीसरी यूटी ये हो गई, चौथी यूटी हमारी कैपिटल रीजन जम्मू कश्मीर, दिल्ली का पूरा रीजन, दिल्ली यानी दिल्ली हमारा जो यूनियन टेरिटरी है, और हमारी राजधानी का नाम है, देश की राजधानी का नाम न्यू दिल्ली। तो ये आपकी ये 1 यूटी हो गई, ये दूसरी यूटी हो गई। ठीक है, ये तीसरी यूटी हो गई, दिल्ली हो गई चौथी यूटी, और ये पंजाब और चंडीगढ़, मतलब पंजाब और ये हरियाणा, इन दोनों को साथ में मिलाकर इनकी कैपिटल बनाएगा चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को बना देगा यूटी, यानी कि 5वीं यूटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 6वीं यूटी ये दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो आपका 6 नंबर की यूटी हो गई। अब ये कराईकल, माहे यनम और पुडुचेरी, ये पूरा मिला करके पौंडीचेरी बनाई गई। कराईकल जो कि तमिलनाडु में है, माहे जो कि केरल में है, और यनम ये आंध्र प्रदेश में है, और पुडुचेरी, इनको मिला करके ये पौंडीचेरी या पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी बनाई गई। तो ये आपकी 7वें नंबर की यूटी हो गई। और ये दोस्तों पूरा लक्षद्वीप का रीजन है, ये आपकी 8 नंबर की यूटी हो गई, यानी ये आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको भारत के पड़ोसी और भारत की यूटीज के बारे में बताया। तो हमने जो फैक्ट लिखा था कि भारत में इंडिया में वर्तमान में जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कितने हैं दोस्तों, तो हमने ये डिस्कस किया था कि टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। तो उन 8 यूटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब जैसे ही मैं ज्योग्राफी में एंटर करूंगा दोस्तों, तो इन यूटीज में जैसे अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार के बीच में एक 10 डिग्री चैनल है। फिर आपको पता होगा क्या कि बैरन आइलैंड कहाँ पर है, इन आइलैंड की क्या विशेषताएं, मतलब बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, वो मैं आगे आने वाले सेशंस में आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं अब यहाँ से आपको एक सबसे पहले जो फिजिकल फीचर है इंडिया का, वहाँ से अपने शुरुआत करूँगा। मैं आपको दिखा भी दूँ कि यहाँ से हमारी पूरी नोट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे। ये नोट्स आपको मिल भी जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंडिया के बारे में जो दिए हुए हैं, ये फैक्ट्स को लेते हुए हम कंटिन्यूसली इस पूरे सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।